नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के हमारे प्राइम एजेंडाज पे होंगे केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। 2004 में सुनामी आई थी आज ही के दिन, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके कुछ बातों को समझेंगे। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का एक क्रिटिक एडिटोरियल के रूप में आया है, इसको समझा जाएगा। और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया है, तो तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके कुछ एक एरियाज़ को टारगेट किया है। इन चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। यूएस और चाइना के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो देखेंगे किस चीज़ के बारे में वो एग्रीमेंट। और एक और बात डिस्कस करेंगे बांग्लादेश क्राइसिस से रिलेटेड, कि बांग्लादेश में अभी चल क्या रहा है, किस दिशा में जा रहा है बांग्लादेश, किस लेवल का ये हमारे लिए चैलेंज होने वाला है। तो इन बातों को यहाँ पे कवर अप किया जाएगा। तो फर्स्ट न्यूज़ जो हमारे यहाँ पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि 45,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट लगा रही है यहाँ पे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रोजेक्ट माना जाएगा, बिकॉज ये सिर्फ आप मान के चलिए एक शुरुआत है। अगर ये हम सक्सेसफुली करते हैं तो हमारे देश के अंदर इनलैंड वाटरवेज का एक नेटवर्क बनाया जा सकेगा। और अगर हम उस इनलैंड वाटरवेज को यहाँ पे बना पाए तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगी। तो उस एंगल से बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। तो इस चीज़ को देखते हैं कि ये केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट आइडिया क्या है। सो बेसिकली आप समझेंगे कि यहाँ पे दोनों की दोनों केन रिवर और बेटवा रिवर ये यमुना की जो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, अब होता क्या है, इस एरिया के अंदर वाटर स्कैर्सिटी है, जिस एरिया में जो है ये नदियाँ बह रही हैं। और यहाँ पे ये बुंदेलखंड का इलाका है जहाँ पे पानी की कमी होती है अक्सर। अच्छा, अब उसको देखते हुए इस प्रोजेक्ट का आइडिया जो है वो निकाला गया, और तकरीबन 62 लाख लोगों को इससे बेनिफिट होने वाला है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर दौधन डैम का स्ट्रक्चर किया जाएगा। ये दौधन डैम आप देखेंगे 2031 मीटर लंबा होगा, प्लस 77 मीटर्स की हाइट का ये डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे एक जो समस्या आ रही है वो समस्या आ रही है पन्ना टाइगर रिजर्व को लेके। पन्ना टाइगर रिजर्व इस एरिया में पड़ता है, और एक्सपर्ट्स बोल लीजिए या फिर जयराम रमेश, उनका ये कहना है कि उससे तकरीबन 10% जो एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी को बहुत नुकसान होने वाला है। तो ये पूरी डिबेट है यहाँ पे। अब गवर्नमेंट ऑलरेडी 45,000 करोड़ जो है अप्रूव कर चुकी है। प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हमारे पास है इंडियाज़ नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। आइडिया यही है, रिवर्स को कनेक्ट किया जाए रिजर्वायर के नेटवर्क के थ्रू। और ये सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद हम नॉर्थ और साउथ की रिवर्स को भी यहाँ पे लिंक करने का आइडिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखिए, रिवर वाटर कंजर्वेशन की जब हम बात कर, कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि नया टॉपिक है। मेंस 2017 में इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इन्होंने पूछा कि रिवर लिंकिंग वॉज ए कंसेप्ट बट इट इज़ बिकमिंग अ रियलिटी in the country. Discuss the advantage and disadvantages, basically impact of river linking on environment. वो बेसिक सवाल है जो एक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एडवांटेजेस की बात करें, आप फ्लड कंट्रोल कर लेंगे, इरिगेशन बेटर हो जाएगा। फ्लड कंट्रोल इरिगेशन से इसका बेनिफिट फार्मर कम्युनिटी को डेफिनेटली होगा यहाँ पे। ओके, और ड्रॉट इफेक्ट जो मैंने बताया वो आप डील कर पाएंगे। मैंने आपको बताया बुंदेलखंड का इलाका बिल्कुल सूखा इलाका है, वहाँ पे मेजर बेनिफिट होने वाला है। तो एग्रीकल्चर, फार्मिंग, उस एरिया की डेवलपमेंट। अच्छा, हमें एक बात समझनी है कि हम इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं। अब उस एरिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर करना है तो भी तो आपको वाटर चाहिए वहाँ पे, बिना पानी के तो वो भी संभव नहीं है। तो वो हम अचीव करेंगे यहाँ पे। देन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, नेविगेशन, अगर हम चीज़ों को समझें कि जो आप यहाँ पे वाटरवेज को लेके चलते हैं, वाटरवेज इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है। क्लियर?
और अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो जो कंट्रीज़ बड़े बड़े डेवलप हुए हैं, एक कॉमनैलिटी थी उनमें, वो थी वाटरवेज। वाटरवेज एक कॉमन एलिमेंट रहा है उनके बीच में। यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर आप बात करें, चाहे फ्रांस की बात हो, चाहे जो है आप जर्मनी की बात करें, तो यहाँ पे ये इंडिया के लिए भी एक ज़रूरी चीज़ है। क्लीन होगा, ओके, और ट्रक ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक हम लोग थोड़ा रिड्यूस कर पाएंगे उसकी हेल्प से। अच्छा, प्रमोट रूरल इकोनॉमी थ्रू फिश फार्मिंग। आप फिश फार्मिंग यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, प्लस हाइड्रो पावर जनरेशन। तो 34 kV का ये एक तरीके से आप पावर जनरेशन का एस्पेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड वाटर टू ड्रॉट प्रॉन सिटीज़, ये हमने देख लिया यहाँ पे हाइड्रो पावर वाला एंगल। अब यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो भी हमें समझना होगा। नुकसान भी काफ़ी है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, लोगों को वहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा, जानवरों को नुकसान होगा, इकोलॉजी जो है उस एरिया की डिस्टर्ब हो जाएगी, बिल्कुल आप ये बात कह सकते हैं। एक जो नेचर ने चीज़ बनाई है और एक हम आर्टिफिशियली कुछ भी बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है, तो हमें उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इकोसिस्टम डिसरप्शन की बात करें तो रिवर इकोसिस्टम को ये डिसरप्ट करेगा। रिवर का एक अपना रिवराइन सिस्टम होता है, फिशेस वगैरह सब इम्पैक्ट होंगे यहाँ पे। नॉट जस्ट दैट, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वाटर का कॉम्पोजिशन तक चेंज हो सकता है। क्लियर? तो ये एक मतलब अलार्मिंग सी चीज़ है, इन फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना है। तो बेसिकली डेवलपमेंट वर्सेस आप बोल सकते हो कि इकोलॉजी की ये डिबेट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है ये, बहुत बड़े लेवल पे आपको पैसा इस पे खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक समस्या आएगी यहाँ पे, इतना पैसा आएगा कहाँ से। और बायोडाइवर्सिटी के कंसर्न्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल रिवर का नेचुरल फ्लो जो है वो यहाँ पे बदल जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, उस पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। फ्रेश वाटर को ये ब्लॉक कर देगा पीछे, तो उससे मरीन लाइफ को भी इम्पैक्ट होने वाला है। डिफॉरेस्टेशन होगा, बहुत सा एरिया जो है यहाँ पे जंगल काट काट के उस नहर का कंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा। तो दीज आर द चैलेंजिंग थिंग्स। देन पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, सेंसिटिव टॉपिक है वाटर शेयरिंग को लेके। स्टेट्स के अंदर डिस्प्यूट्स होने का चांस वो जो है यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, तो दैट इज़ अ यू कैन से प्रॉब्लम हियर। अच्छा, आपको वाटर कंजर्वेशन करना, इसके साथ साथ अब रिवर लिंकिंग कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज़ें बंद कर देंगे। यू हैव टू फोकस ऑन यू कैन से वाटर इरीगेशन, एफिशिएंट इरीगेशन, वो सारी चीज़ें आपको करनी है यहाँ पे। ये सब करके ही हम एक बेटर यू कैन से सोल्यूशन दे सकते हैं अपने लोगों को। तो ये पूरी इस क्वेश्चन की डिमांड और इस पर्टिकुलर टॉपिक की डिमांड थी जो हमने यहाँ पे देखी है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद आगे चलते हैं तो देखिए, आर्म्ड ग्रुप स्टार्ट गन फाइट इन इम्फाल विलेज। ओके, सो अब देखो मणिपुर में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। आपने सिटीज़ के अंदर तो एक तरीके से आर्मी बिठा दी, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है, सिटी में तो आपने आर्मी भिजा दी, यहाँ पे क्या करेंगे आप, विलेजेस का क्या करेंगे। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू सी। नाउ बेस्ट इज दिस पीस हैज़ टू बी रिस्टोर्ड विद द पॉलिटिकल टॉक्स। यहाँ पे लीडर्स को आगे लेके आने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं ये गड़बड़ करेंगे ही करेंगे, दैट इज़ द पॉइंट। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम अपना नेबरहुड देखें तो आप देखो क्या हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के आसपास। तो म्यांमार यू कैन से आर्मी जो है वहाँ पे वीक होती जा रही है, और म्यांमार के अंदर जो बाकी डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनका होल्ड इंक्रीज हो रहा है। तो वो आप समझ लीजिए वो तो एक अलग लेवल की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और वो सब लेके आएगा हमारे लिए। तो म्यांमार के ये हालात हैं, ठीक। हमें पता है कि बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ पे भी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, वहाँ का भी नहीं पता कि फ्यूचर क्या है। देयर इज़ डाउट ओवर यू कैन से फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश कि क्या होने वाला है, और इंडिया का इंटरेस्ट कैसे वहाँ पे अपहोल्ड किया जाएगा। सो दीज आर यू कैन से द की पॉइंट्स जो यहाँ पे डिबेट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट को संभालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ पॉइंटेड आउट। ओके, चलिए एडिटोरियल पे चलते हैं। तो सुनामी से रिलेटेड आज ही के दिन 2004 के अंदर सुनामी आई थी और काफ़ी नुकसान हुआ था, बहुत जान माल का नुकसान, इंडिया भी इससे इम्पैक्ट हुआ था।
ओके, सो विल लुक इनटू दैट। अच्छा, अभी देखिए मेंस 2017 में एक सुनामी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। तो उन्होंने कहा सुनामी ब्रॉट हैवॉक ऑन 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ सुनामी एंड इट्स इफेक्ट ऑन लाइफ एंड इकोनॉमी इन द लाइट्स of guidelines of NDMA, describe mechanism for preparedness to reduce the risk during such events. Okay, so basically NDMA guidelines के बारे में पूछा है इसे। पहले तो आप सुनामी वगैरह के बारे में बताएंगे और फिर आएंगे मेन टॉपिक पे जो डिफिकल्ट पार्ट था कि भाई NDMA क्या कहता है, कैसे हमें सुनामी को मैनेज करना चाहिए। तो दैट इज समथिंग विच इज बीइंग आस्क्ड इन दिस। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आती है। एपी सेंटर जो इसका था वो सुमात्रा इंडोनेशिया था। वहाँ पे कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, अर्थक्वेक आया पानी के नीचे, और जिस वजह से सुनामी जो है ये बनी। और कितने लोग मरे? 2.3 लाख पीपल दे डाइड। इंडियन ओशन भी इससे इम्पैक्ट हुआ। इंडिया के अंदर बे ऑफ बंगाल वाले इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ था। प्राइमरी कॉज अंडर सी अर्थक्वेक, ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी फ्लोर, बिल्कुल ऐसा होता है। बाकी कॉजेज सुनामी के क्या होते हैं? वोल्केनिज्म भी रीज़न होता है, वोल्केनो फटता है तो उससे भी जो है सुनामी आने का चांस रहता है। बहुत से अंडर सी वोल्केनो भी इरप्ट हो जाते हैं। लैंडस्लाइड से भी सुनामी आती है, मीटेओराइड इम्पैक्ट से भी सुनामी आती है। अच्छा, अर्थक्वेक डिटेल की बात करें तो सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक वहाँ पे निकल के आया था, और जो प्लेट्स हैं उनके बीच में एक मूवमेंट थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज दिस सुनामी। काफ़ी इम्पैक्ट होता है इसका, एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट होता है। अब इसको आप कैसे डील करेंगे? देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ आपको समझनी है, प्रिपेयर्डनेस ये सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिकॉज उसके बाद तो मिटिगेशन होगा ना, बाद में आपका मिटिगेशन होगा, बट फर्स्ट दैट इज टू बी डन कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। मिटिगेशन के अंदर आप चीज़ों को संभालेंगे, हैंडल करेंगे कि एक बार सुनामी आ गई तो कैसा होगा। प्रिपेयर्डनेस के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रेडी है इस टाइप के चैलेंजेस को डील करने के लिए, वो यहाँ पे पूछा जाता है। एंड यू कैन से इसको ठीक और कैसे किया जा सकता है, इसके इम्पैक्ट को। ये नेचुरल इवेंट है, उसको तो आप रोक नहीं सकते हो, नेचुरल है यहाँ पे, ठीक है, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन डेटा रिसेप्शन इंपॉर्टेंट है, उसको एनालाइज कीजिए। जो भी अंडर सी फॉल्ट्स हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज अंडर सी फॉल्ट्स उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर में सुनामी आने का चांस कितना है, आप उनको ट्रैक कर सकते हो। देन रिस्क मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। तो एनडीएमए की जो गाइडलाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं, दिस इज द टाइम उन गाइडलाइंस को आप लेटर एंड स्पिरिट के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। हमें इन्हें लेटर एंड स्पिरिट के अंदर इंप्लीमेंट करना है उन गाइडलाइंस को। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव करना है उसको लेके जानकारी होगी, पब्लिक को कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए भी आपको आइडिया लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिविल डिफेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लोग रेडी नहीं हैं तो नो मैटर हाउ गुड योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज, उसका इम्पैक्ट खराब हो सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू, यू कैन से, कीप इट इन आवर माइंड। अब देखिए प्रीलिम्स 2011 के अंदर सीधा इसी पे क्वेश्चन पूछा था। तो 2004 में क्वेश्चन 2004 सुनामी मेड अ पीपल रियलाइज दैट मैंग्रोव्स आर इम्पॉर्टेंट। अब देखो बिल्कुल ज़रूरी है, ये कोस्टल एरिया के अंदर मैंग्रोव्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंग्रोव्स क्या करेंगे? दे एक्ट एज नेचुरल बैरियर, ये वाटर के फ्लो को कम कर देता है। तो आप इनको प्रोटेक्ट कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि मैंग्रोव्स जो हैं वो तोड़े ना जाएं, काटे ना जाएं डेवलपमेंट के नाम पे। अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैंग्रोव्स कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो पहला ये पूछा है कि मैंग्रोव स्वैम्प्स सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम सी। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि भाई एक तरीके से ये अलग अलग कर रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट को सी से, कोई ज़रूरी नहीं है। और स्पेसिफिकली सोच के देखिए मुंबई जैसे एरिया में तो ये सेपरेट करना पॉसिबल भी नहीं होता। दूसरा ये कह रहा है कि मैंग्रोव्स प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमें सुनामी के इम्पैक्ट को कम करना है, फूड मेडिसिन तो चलो बाद की बात है, ठीक। फिर मैंग्रोव ट्रीज आर टॉल विद डेंस कैनपी एंड सर्व एज एन एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग द साइक्लोन सुनामी। आप सुनामी जब आएगी तो क्या मैंग्रोव्स में जाके छुप जाओगे? नहीं। फोर्थ पॉइंट देखिए, ये कह रहा है कि मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव रूट्स। नाउ दिस इज द करेक्ट पॉइंट
कि जो ये मैंग्रोव्स होते हैं ये उखड़ते नहीं हैं। अब ये मैंग्रोव्स उखड़ते नहीं हैं, एक लेयरिंग होती है, डेंस होते हैं, दे प्रोवाइड नेचुरल बैरियर। जो सुनामी के दौरान सर्ज होता है पानी का, उस सर्ज के अगेंस्ट ये एक वॉल की तरह काम करते हैं, और इसीलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमें मैंग्रोव्स को बचाना है, उनको नुकसान होने से आप रोकिए, वो सॉल्यूशन होगा इस चीज़ का। आगे यहाँ पे एडिटोरियल आया है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल के अंदर इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई पहला सवाल ये इन्होंने रेज़ किया कि ये इंक्लूसिव नहीं है, ठीक। तो इसके ऊपर सवाल एक तो इन्होंने उठाया है। दूसरा ये कह रहे हैं कि टॉप डाउन टर्मिनोलॉजी है, जैसे मॉनिटर, गाइडलाइंस। नाउ ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है उसको नहीं कंसिडर किया, कितनी प्रिपेयर्डनेस है इसको नहीं कंसिडर किया। क्लियर। इनपुट किन से नहीं लिया, इनपुट फ्रॉम पीपल ऑन द ग्राउंड, जो लोकल लेवल पे लोग होते हैं उनसे आपको इनपुट लेना चाहिए था। वो तरीका होता है किसी भी पॉलिसी को बनाने का। ये कह रहे हैं कि देखिए, ग्लोबल फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई लोकल कम्युनिटीज एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लोकल सोर्सेज आपको लेके आने, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एनडीएमए ये जो लॉ आया था इसके अकॉर्डिंग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेंटर के लेवल पे बननी थी, एसडीएमए भी बननी थी, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बननी चाहिए थी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये डीडीएमए कहीं पे बनती दिखती ही नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने एसडीएमए बना रखी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है डीसी जिसके अंदर एक्टिव होना चाहिए, ड्रिल्स होनी चाहिए, फायर डिपार्टमेंट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक मिसिंग लिंक है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड देन यू हैव टू, यू कैन से एक्सप्लोर द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। लोकल कम्युनिटीज़ का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे नो द लैंड, दे नो द टोपोग्राफी, उनको टोपोग्राफी का आइडिया है। आप बाहर से किसी को बुलाओगे वो इतना अच्छे से नहीं होगा काम। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारे यहाँ पे एनडीएमए है जो अथॉरिटी है, ठीक है, तो उसके अलावा आपके पास एनडीआरएफ है, ठीक। तो एनडीआरएफ जो है काफ़ी अच्छी फोर्स है, और वी हैव 10+ बटालियंस, और अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड प्रोफेशनल्स हैं, ये एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, और इंडिया ने पूरी दुनिया के अंदर नाम कमाया है हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर, तो बहुत नाम है हमारा। हम क्या क्या हैंडल नहीं कर लेते हैं, ठीक है ना, साइक्लोन हो, अर्थक्वेक हो, सब हैंडल किया है हमने। सो दिस इज़ द एक्सपर्टीज दैट वी हैव डेवलप। नाउ दे आर पॉइंटिंग आउट, देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नज़र आता है, लोअर कास्ट, डिसेबल्ड, LGBTQ कम्युनिटी। देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपको डिज़ास्टर कितना इम्पैक्ट करेगी ये डिपेंड करता है आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। अब ये वल्नरेबल सेक्शंस हैं, इनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो कैसे ही अपने आप को बचाएंगे। तो गवर्नमेंट को इनके लिए तो स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ समथिंग दे आर पॉइंटिंग आउट। अच्छा, फिर एक्सक्लूजन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब कभी कभी क्या होता है, डिज़ास्टर आ जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का डर रहता है, लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तो उसको लेके क्या इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज वो लोग अभी डिस्ट्रेस में हैं, ठीक है ना। अब सोच के देखिए, कोरोना का टाइम था तो लोग बाहर निकल गए थे, परवाह नहीं कर रहे थे, क्यों, लोग परेशान थे कि इतने टाइम से हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो मेंटल इशू लोगों को आने लगते हैं। वो चैलेंज यहाँ पे दिखता है, और वो हमें डील भी करना है। क्लियर। सो अकाउंटेबिलिटी इशू, नाउ वी हैव टू लुक इनटू दिस कि भी किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है किसी भी प्रोजेक्ट को, और कैसे होगा, तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी का पॉइंट यहाँ पे है। देन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन डिजास्टर, कैसे आप वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करोगे। तो ह्यूमन लाइफ तो हमने प्रोटेक्ट कर दी, व्हाट अबाउट वाइल्ड लाइफ, व्हाट अबाउट यू कैन से कैटल, सब पे इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का, एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू, यू कैन से कीप इट इन माइंड। अच्छा, इन चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कीजिए, डील कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, एंड देन करेक्ट इट। एंड नॉट जस्ट दैट, देखो ये जो आपकी यहाँ पे कैलेमिटी आती है कोई भी, वो सिर्फ नेशनल डायमेंशन तक नहीं रहती, उसका इम्पैक्ट रीजनल होता है, ठीक है। तो हमें आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं सबको साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग पॉइंटेड आउट, वो चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट की गई है। चलिए आगे चलते हैं। तो यूएस और चाइना ने अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट रिन्यू किया है, और अगले 5 साल के लिए ये इनका एग्रीमेंट रहेगा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। वेरियस फील्ड्स, एग्रीकल्चर, न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह में साथ काम करेंगे ये, ठीक है। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके कोलैबोरेशन होगा, कोऑपरेशन होगा,
जॉइंट रिसर्च, इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन, ओके, ये सब कुछ होगा। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम बोल रहे हैं कि 21st सेंचुरी, ठीक, कि भी ये तो नियो कोल्ड वॉर है यूएस और चाइना के बीच में। और एक ये सवाल बचता है कि एक कोल्ड वॉर आया था यूएस और यूएसएसआर के बीच में। अब यूएस और यूएसएसआर का जो कोल्ड वॉर था और आज का जो कोल्ड वॉर है, ये जॉइंट कोलैबोरेशन, ठीक, ये जॉइंट कोलैबोरेशन जैसी चीज़ तब नहीं हुआ करती थी, आज ये हो जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अच्छा, हमें जो है अपने इन्होंने एग्रीमेंट के अंदर कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए हैं सेफ्टी और डेटा रेसिप्रोसिटी को लेके। अब देखो ये एक मेन मुद्दा था, यूएस डजंट अलाउ चाइनीज़ कंपनी टू बी देयर इन 5G, ठीक, तो हुआवे करके है, हुआवे की बात करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से 5G इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव, लेकिन इनको अलाउ नहीं किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, बिकॉज देर आर डाउट्स, बिल्कुल बहुत डाउट नज़र आता है यहाँ पे चाइना के अंदर क्या चलता है, चाइनीज़ गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, नो वन नोज अबाउट इट, ठीक है, ये बहुत ही गड़बड़ है इसके अंदर। और यूएस के कंसर्न भी हैं टेक्नोलॉजी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, सो दे हैव दीज थिंग्स इन माइंड, बट नेवरदलेस दे हैव वेंट अहेड विद दिस एग्रीमेंट एंड इट्स अ गुड थिंग। देखो ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर ह्यूमैनिटी कर रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फ्यूचर के चैलेंज बहुत अलग लेवल के होंगे और हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। दिस इज़ व्हाट इज़ पॉइंटेड आउट इन दिस। चलिए आगे चलते हैं। तो बांग्लादेश क्राइसिस से जुड़ी हुई बात, तो देखो मैंने आपको बताया कि म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री है दैट इज़ बिकमिंग वीक, वो वीक होती जा रही है, लूजिंग यू कैन से कंट्रोल एरिया। स्पेसिफिकली म्यांमार के अंदर नॉर्थ में बात करेंगे, चाहे आप रखीने की बात कीजिए, दे आर लूजिंग कंट्रोल। फिर आप बांग्लादेश की बात कीजिए, बांग्लादेश में देर इज दिस पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक, मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस। यू टॉक अबाउट नेपाल, अगेन पॉलिटिकल क्राइसिस। यू टॉक अबाउट श्रीलंका, रिसेंटली देर वॉज पॉलिटिकल क्राइसिस, अभी पॉलिटिकल क्राइसिस डील करके आया है। यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, अगेन दे आर इन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, और पाकिस्तान तो अलग ही लेवल है। तो वी आर इन, अच्छा इधर नीचे जाओगे तो मालदीव्स के भी सेम हालात हैं। तो वी आर लिविंग इन दिस टाइप ऑफ एटमोसफेयर, ये हमारा नेबरहुड है। तो जब हम चैलेंज की बात करते हैं तो अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि कन्वेंशनल हमारे लिए चैलेंज क्या होगा, हम कन्वेंशनल चैलेंज जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम लेके चलते थे, दैट वाज पाकिस्तान, चाइना, ठीक है ना। अभी तक यही चल रहा था कि एक पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक चाइना क्रिएट करेगा। नाउ लुक एट दीज थिंग्स हियर, बिकॉज इन डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट है, वट एवर इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, इसका इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर होने वाला है, म्यांमार का इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर होने वाला है। सो वी हैव टू गेट रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, म्यांमार की बात करेंगे, ये गड़बड़ म्यांमार में होगी तो वहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सिंडिकेट एग्जिस्ट करता है वहां के अंदर। और बांग्लादेश के अंदर व्हाट अबाउट द इंसर्जेंसी, पहले भी ऐसा होता था, इंडिया के अंदर अटैक करके इंसर्जेंट ग्रुप्स बांग्लादेश भाग जाते थे। ये है नए चैलेंजेस हैं ये हमारे लिए, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो हमारे नेबर को, नेबरहुड में जो चल रहा है उसको समझिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब रेडिकलिज्म कितना ज़्यादा फैल रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये एक प्रॉब्लम है। फिर इंडिया का जो मेजर कंसर्न वहाँ पे होगा, दैट इज़ हिंदू माइनॉरिटीज़ विच आर देयर, तो उनके लिए भी हमें जो है बात करनी पड़ेगी। एंड अनदर पॉइंट इज दिस, लुक एट द नेचर ऑफ यू कैन से बांग्लादेश मिलिट्री। बांग्लादेश के पास मैक्सिमम इक्विपमेंट चाइना के हैं, दैट इज समथिंग दैट दे हैव। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे लिए एक सरदर्द बन सकते हैं, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ओके। अब बात करते हैं, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान में, इट किल्ड 46 मेजरली वुमेन एंड चिल्ड्रन, दे वर यू कैन से किल्ड हेयर। रीज़न देखिए क्या है यहाँ पे, तो ड्यूरेंड लाइन 1893 में आती है, दैट डिसाइड्स द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। उस समय ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था ये। अब बात यह है कि इस बेल्ट को आप देखिए, इट्स अ पठान बेल्ट, पाश्तून बेल्ट, ओके, एंड ऑन द बोथ साइड्स पठान्स आर एग्जिस्टिंग।
एक ऑर्गेनाइजेशन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ठीक। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, दे हैव देयर बेस इन अफगानिस्तान बट दे कैरी आउट देयर एक्टिविटी इन पाकिस्तान, ठीक। वो अपना बेस तो अफगानिस्तान की साइड में मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन वही अटैक करके ब्लास्ट करके पाकिस्तान के अंदर और फिर वापस चले जाते हैं। नाउ दैट इज़ अ प्रॉब्लम हियर, और पाकिस्तानी आर्मी इनको टारगेट कर रही है, इनके बेसिस को टारगेट कर रही है, और उस दिशा में ये अटैक हुआ है। हाउ देर इज दिस तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, अब ये देखना है कि हाउ दे आर गोइंग टू रेस्पॉन्ड, उनका क्या इसको लेके रेस्पॉन्स होने वाला है, वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी होगी। अगर ये हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज होगा, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर द रीजन एज वेल। नाउ इफ़ दिस फ्लेयर्स अप, मुझे उम्मीद कम है, बट अगर ये होता है तो आप ये मान के चलें कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है वो और इंक्रीज होने वाली है। नाउ इनस्टेबल पाकिस्तान इज़ नॉट गुड फॉर अस, हमारे लिए बिल्कुल भी वो सही नहीं होगा। सो अगर इस दिशा में चीज़ें जाती हैं, बट वी हैव टू ट्रैक हाउ थिंग्स आर मूविंग इन द नेबरहुड। सारी चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि पड़ोस में चल क्या रहा है। सो दिस इज़ द पॉइंट हियर। अब देखिए, ये एक नागापट्टिनम की बता रहे हैं कि कैसे नागापट्टिनम में सिविल सोसाइटी प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, कि किस तरीके से सुनामी आई और उस समय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, एंड एट प्रेजेंट थिंग्स एज वेल। तो आज की डेट में भी पार्टिसिपेटिव ही होता है। अगर आप पार्टिसिपेटिव नहीं करने वाले हैं आपके डिजास्टर मैनेजमेंट को, तो नुकसान ही होगा। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, बिना उसके कितनी चीज़ें सरकार संभालेगी। सो दैट इज समथिंग विच इज़ पॉइंटेड आउट, वो बात की गई है यहाँ पे, क्लियर। सो वी हैव डेल्ट विद दिस, इसको हमने देख लिया है, एंड मोस्टली थिंग्स आर डन, सारी चीज़ें कवर कर दी हैं यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।